सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आज करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है और आज हम करंट अफेयर्स क्लास में जनवरी 2025 के वो सभी महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करेंगे जो कि हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और किसी भी राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है। तो आज के क्लास में हम जनवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करेंगे और अगले वीडियो में इसी मंथ यानी कि जनवरी 2025 से जो हमारा एमसीक्यू रिलेटेड है यानी कि टॉप 150 एमसीक्यू वो सारा कवर करेंगे। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं और हम देखेंगे कि जनवरी 2025 में कौन कौन सा हमारा न्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमारा जो पहला न्यूज है वो हमारा न्यूज कह रहा है, देखिएगा, इंदौर एंड उदयपुर बिकम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटीज, यानी इंदौर और उदयपुर भारत के पहले जलवायु शहर बन गए हैं। आप यहां समझिए, यहां हम बोल रहे वेटलैंड सिटी का, तो आपको समझना है कि उदयपुर जो है राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी। तो यहां आपको समझना है वेटलैंड सिटी का बात करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि वेटलैंड का अगर बात करते हैं कि वेटलैंड डे, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ डेट याद रखिएगा 2 फरवरी को। और आपको पता है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, और वही रामसर कन्वेंशन में ही वेटलैंड यानी कि रामसर साइट्स को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अगर हम बात करते हैं रामसर साइट्स का, आप समझिए, आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि 2 फरवरी 1971 ईरान के शहर रामसर में, आपको देश का भी नाम याद रखना है ईरान और शहर का नाम याद रखना है रामसर। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था और यहीं से आपका रामसर साइट शामिल करने का प्रावधान किया गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत में टोटल रामसर साइट का संख्या कितना है, तो हमारे देश में यानी इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितना, तो 91, और मैक्सिमम किस स्टेट में है, तो आपको यह भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो है ये तमिलनाडु, और कितना है, तो तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स है। अब जब बात करते हैं कि 91 रामसर साइट्स है, तो हमारा लेटेस्ट रामसर साइट कौन सा है। लेटेस्ट कहने का मतलब कि नवीनतम, यानी नया नया हाल फिलहाल में 2 रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, दोनों आपका राजस्थान का ही है। तो राजस्थान का एक है खींचन और दूसरा है मेनार। तो आप याद रखिएगा, राजस्थान का खींचन और मेनार जो है ये 2 नया रामसर साइट शामिल हुआ है और भारत में भी रामसर साइट्स का संख्या 91 है और सबसे अधिक तमिलनाडु में है। तो आपसे वही क्वेश्चन बोल रहा था कि इंदौर और उदयपुर, यानी कि राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर, उदयपुर राजस्थान का और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये आपका वेटलैंड सिटी में शामिल हुआ है। तो आपका टोटल कितना सिटी है इसमें, 31। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि आपको पहला न्यूज बताया कि इंदौर एंड उदयपुर बिकम्स इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी। तो आपको दोनों शहर का नाम याद रखना है, इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको जैसे आइडिया होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब है कि सभी धर्म का, यानी इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म का विवाह, तलाक और गोद लेने का कानून जो है बराबर होगा। तो वही आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है और यहाँ कहा जा रहा है कि 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो आपको याद रखना है कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, जो पहला राज्य है आपका स्वतंत्रता के बाद।
तो आपको यहाँ पर समझना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम, तो आपको नाम याद रखना है पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो आपका न्यूज था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला देश स्वतंत्रता के बाद, तो आप बताइएगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि पुर्तगालियों के समय जो गोवा है, गोवा राज्य जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला स्टेट बना था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा न्यूज कह रहा है कि भारत पोल पोर्टल। तो आपको यहाँ पर समझना है, लाइन में कह रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेट भारत पोल पोर्टल। तो आपको यहाँ पर समझना है कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि इंडिया में इसका संबंध है सीबीआई से, और इस पोर्टल को लॉन्च कौन किया है, इसको लागू किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो आप नाम सुने होंगे अमित शाह का, तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि अमित शाह के पास दो मंत्रालय है, पहला मंत्रालय है गृह मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। तो आपको यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं समझिएगा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेट भारत पोल पोर्टल। पहला लाइन में ये कह रहा है कि भारत पोल पोर्टल जो है इसका शुरुआत अमित शाह के द्वारा किया गया, और इसको लागू कौन एजेंसी किया है, तो सीबीआई किया है। तो आपको याद रखना है सीबीआई के द्वारा, और दूसरा लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा न्यूज है इनॉग्रेशन ऑफ सोनमर्ग टनल। आप यहां समझिएगा, यानी कि सोनमर्ग टनल जो है इसका उद्घाटन। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो आपको यहाँ पॉइंट हम क्या बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में किसका, सोनमर्ग टनल का। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि सोनमर्ग टनल जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट बनेगा कि सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है कि इसमें टोटल कितना कॉस्ट पड़ा है, तो आपको कॉस्ट याद रखना है 2700 करोड़, और इस टनल का लंबाई है 6.5 किलोमीटर। यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बताए हैं कि जो सोनमर्ग टनल है यानी कि सोनमर्ग सुरंग जो है इसका इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर में किया गया है, और किसने किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कितना अमाउंट पड़ा इसमें, 2700 करोड़, और इसका लेंथ कितना है 6.5 किलोमीटर। तो ये आपका जो 4 पॉइंट बताए हैं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट ये भी जान लीजिएगा, इसका इनॉग्रेशन कब किया गया, तो 13 जनवरी 2025 को। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये आपका सोनमर्ग टनल है, इसका लंबाई आपका है 6.5 किलोमीटर, और इसमें अमाउंट कितना खर्च हुआ है 2700 करोड़। और ये आपका है जम्मू कश्मीर में, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला न्यूज है हमारा इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर। समझिएगा, और एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी न्यूज में या जब भी करंट अफेयर्स में अगर फर्स्ट आ जाए, जहां भी पहला आ जाए, तो आपको समझना है कि पहला जहां भी आएगा वो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चाहे आपका फर्स्ट इंडिया में हो, चाहे आपका वर्ल्ड में हो, या हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, खासकर जहां भी आपका फर्स्ट आ जाए वो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे यहाँ बोल रहा है कि इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर, यानी भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का उद्घाटन किया है। तो आपको यहाँ पर सिक्किम में एक पॉइंट बता दे कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। तो आपको नाम याद रखना है, उस राज्य का नाम है सिक्किम। और यहीं पर आपको पॉइंट बता रहे हैं कि जो भारत के केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह, इन्हीं का नाम है उर्फ ललन सिंह। तो अपना नाम याद रखिएगा। जो आपके एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर हैं रंजन सिंह, इन्हीं को बोलते हैं ललन सिंह, का नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का उद्घाटन किया है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल क्या है, तो सिक्किम का कैपिटल है आपका गैंगटोक। सिक्किम का कैपिटल गैंगटोक है। दूसरा पॉइंट बताया है कि भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर यानी इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर सिक्किम में, और इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है,
तो मत्स्य पालन मंत्रालय मंत्री जो है इनके रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। अगला हमारा न्यूज है आयुष्मान भारत। यहां समझिए, अगर आपसे हम पूछेंगे आयुष्मान योजना का बात करते हैं, आप नाम सुने होंगे आयुष्मान योजना, तो आपको यहां जानकारी होगा कि आयुष्मान भारत जो है ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस से यानी कि हेल्थ कवरेज पॉलिसी है। इसका शुरुआत रांची से किया गया था। तो हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत कब किया गया था। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि आयुष्मान भारत योजना जो है इसका शुरुआत रांची से कब किया गया था। अब यहां से क्या बोल रहा है समझिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34 स्टेट बना है उड़ीसा। तो यहां कह रहा है कि उड़ीसा जो है भारत के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्यान्वयन करने वाला 34वां राज्य बना है। तो यहां आपको समझना है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आयुष्मान भारत योजना को कंप्लीटली लागू करने वाला उड़ीसा जो है भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है, तो 34 नंबर का स्टेट बना है। तो यहाँ आपसे हम पूछे कि आयुष्मान भारत योजना जो है इसका शुरुआत कब किया गया, इसमें आपका कितना तक का हेल्थ कवरेज था, तो आपको याद रखना है हेल्थ कवरेज 5 लाख, यानी कि हेल्थ कवरेज पॉलिसी कितना तक का है, 5 लाख तक का है। और इसमें आपको एज भी बताना है कि कितना एज तक का इसमें हेल्थ कवरेज पॉलिसी का बात किया गया है। तो यहाँ आपसे बता रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उड़ीसा। और आपको यहाँ पर एक और न्यूज जानना है उड़ीसा के बारे में ही, कि उड़ीसा में एक जिला है गंजम जिला। आप यहाँ समझिए, जैसे हम बात करते हैं उड़ीसा का, तो उड़ीसा का जो गंजम जिला है, गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये बाल विवाह मुक्त पहला जिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चाइल्ड मैरिज, आपसे क्वेश्चन बनेगा चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, तो बाल विवाह जो है कंप्लीटली समाप्त करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, उड़ीसा का है। समझ में आ रहा है, तो आपको उड़ीसा में ही बताया है कि उड़ीसा जो है ये भारत का 34th स्टेट बना है जो कि आयुष्मान भारत योजना को कंप्लीटली लागू किया है। और बाल विवाह से मुक्त पहला जिला कौन सा है, आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा का है। उड़ीसा में ही क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, आप नाम सुने होंगे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और आपको पता है कि मयूरभंज जिला से ही भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करते हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो आपको यहाँ पर पॉइंट समझना है कि द्रौपदी मुर्मू बिलोंग कहाँ से करते हैं, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा न्यूज है कि ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, समझिएगा, यानी पूर्वी भारत का पहला खगोल शास्त्रीय वेधशाला। आप समझिए कि पूर्वी भारत का पहला और देश का छठा, यानी कि अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत का फर्स्ट में है, तो पूर्वी भारत का पहला और देश का 6 नंबर का। यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्वी भारत का पहला और देश का छठा खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल के पुरुलिया। आपको स्टेट याद रखना है, आपसे जिससे क्वेश्चन ये बनेगा कि पूर्वी भारत का पहला खगोल शास्त्रीय वेधशाला किस राज्य में ओपन हुआ है, तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल। और आपको जब वेस्ट बंगाल के बाद अगर आपसे यहाँ से पूछेगा तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल में पुरुलिया। तो ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी कि पूर्वी भारत का पहला खगोल शास्त्रीय वेधशाला कहाँ पर है, तो आपको बताना है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में। तो ये आपका क्लियर हुआ है न्यूज। आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज क्या कह रहा है कि महाकुंभ मेला 2025। आपको समझना है महाकुंभ मेला आफ्टर 144 ईयर्स। तो यहाँ जैसे बात करते हैं महाकुंभ का, तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए कुंभ मेला जो है 4 सिटी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और जो महाकुंभ है ये प्रयागराज में। तो आपको डेट याद रखना है कि 2025 में जो है 13 जनवरी से 26 फरवरी। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुंभ मेला कब से कब तक आयोजित हुआ था, तो आपको डेट याद रखिएगा कि 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं महाकुंभ, तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो कुंभ मेला के दौरान
जिस समय कुंभ मेला लगा था तो उस समय उत्तर प्रदेश में, यूपी में 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट टेम्पररी बनाया गया था, वो था आपका महाकुंभ। तो आपको समझना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल 75 यानी कि 75 जिला है, लेकिन टेम्पररी बेस पर 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया महाकुंभ को, और जैसे ही कुंभ मेला समाप्त हुआ तो ये डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया। तो आपको डेट याद रखना है, कुंभ मेला जो है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। और आपका कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, तो आपको 4 सिटी का नाम याद रखना है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज पर। अगला न्यूज हमारा क्या कह रहा है कि इनॉग्रेशन ऑफ कंट्री फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज। आप यहां समझिएगा, यानी कि देश के पहले समुद्री कांच का पुल का उद्घाटन, यानी देश का पहला समुद्री कांच का पुल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया गया है। तो आपको यहां बता रहे हैं कि द कंट्री फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द कोस्ट ऑफ कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो आपको ये न्यूज याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनॉग्रेशन ऑफ कंट्री फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज, तो आपको बताना है कि देश का पहला समुद्री कांच का पुल जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुरू किया गया, और यह पुल जो है 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। समझ में आ रहा है कि जो भारत का पहला समुद्री कांच का पुल जो है, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया गया। इसका लेंथ आपका 77 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर है। यहां तक क्लियर है। तो आप याद रखिएगा, पहला कांच का ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट हमारा न्यूज है फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन जीडीपी। ये आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहा है कि पहली बार वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी में जोड़ा गया, यानी यहाँ आपको समझना है कि ग्रीन जीडीपी लागू करने वाला पहला स्टेट। समझिए, ग्रीन जीडीपी इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ग्रीन जीडीपी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है छत्तीसगढ़। तो आपको यहां पर समझना है कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है। अगर आपको बोला जाए जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है कि साल के अंत में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो कॉस्ट होता है वही आपका कहलाएगा ग्रीन जीडीपी, सॉरी वही आपका कहलाएगा जीडीपी। लेकिन यहाँ आपको बोला ग्रीन जीडीपी क्या है, आप समझिएगा। अगर जब जीडीपी का बात करते हैं तो आपको पता है कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और आपको पता है कि जीडीपी आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है रियल जीडीपी और दूसरा आपका होता है नॉमिनल जीडीपी। एक आपका रियल जीडीपी और दूसरा आपका है नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो कॉस्ट है वो आपका कहलाएगा जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां बोलिएगा कि सर ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है, तो आपको बता दें ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि आप जीडीपी फॉर्मेशन के समय, जैसे अगर हम बोल दें कि लकड़ी का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बनाया गया, लकड़ी का यूज किया गया, तो लकड़ी का यूज करने में, इंफ्रा का यूज करने में कहीं ना कहीं आप अपने इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाए हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर जीडीपी अमाउंट करते हैं कि अप्रोक्स आपका 70 करोड़ है, तो यहां पर आपका ये देखा जाता है कि आप जो जीडीपी यहां पर कैलकुलेट किए हैं उसमें आपका जो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर कितना का नुकसान पहुंचा है। तो आपका जो पर्यावरण का जो नुकसान है, सपोज करते हैं कि 70 में से आपका 20 करोड़ जो है इसमें आपका पर्यावरण का नुकसान हुआ है, तो इसमें जो आपका 20 करोड़ इसमें से माइनस किया जाएगा जीडीपी में से, तो वो जो कहलाएगा ग्रीन जीडीपी कहलाएगा। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि आपका जीडीपी के उत्पादन में, जीडीपी के प्रोडक्शन के समय आपका पर्यावरण में जो भी आपका नुकसान हुआ है उसमें आपको माइनस करना है, वो आपका कहलाएगा ग्रीन जीडीपी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ग्रीन जीडीपी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जो कि ग्रीन जीडीपी को इंप्लीमेंट किया है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि इंडिया फर्स्ट कोस्टल एंड वाटरफॉल बर्ड सेंसस, यानी कि भारत का पहला तटीय और जलीय पक्षी जनगणना, तो गुजरात का जामनगर। आपको याद क्या रखना है, समझिएगा। जो गुजरात है, गुजरात के जामनगर में
गुजरात के जामनगर में भारत का पहला कोस्टल बर्ड सेंसस, कोस्टल बर्ड सेंसस। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला तटीय और जल पक्षी जनगणना जो है कहां पर हुआ है, तो आपको बताना है कि जामनगर, गुजरात। तो आप याद रखिएगा कि भारत का पहला तटीय जनगणना, तटीय पक्षी जनगणना जो है कोस्टल बर्ड सेंसस कहां पर हुआ है, तो जामनगर, गुजरात में। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर कि अगला न्यूज क्या है। अगला हमारा है कि 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे में अगर हम भारतीय रेलवे का बात करते हैं तो यहां पर आपको समझना है कि भारतीय रेलवे के अभी जो मंत्री हैं, मिनिस्टर है, इनका नाम आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव। अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और रेल मंत्रालय के साथ साथ इनके पास सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि अश्विनी वैष्णव के पास दो मंत्रालय है, सबसे पहला रेल मंत्रालय और दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो जो भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इनके पास दो मंत्रालय पोस्ट दिया गया है, सबसे पहला है रेल मंत्रालय और दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ से न्यूज कह रहा है कि भारत में टोटल 68 रेलवे डिवीजन पहले थे, लेकिन वर्तमान में जम्मू को नया डिवीजन बनाया गया है। तो द यूनियन रेलवे मिनिस्टर विल सेट अप इट्स 69th रेलवे डिवीजन इन जम्मू अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि भारत में अभी रेलवे डिवीजन का संख्या कितना है, तो रेलवे डिवीजन का संख्या 69 है। और नया कौन सा बना है, तो नया आपका जम्मू बना है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू जो है भारत का नया यानी कि 69th रेलवे डिवीजन बनाया गया है। अब आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज क्या है। अगला हमारा है कि इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। समझिएगा, यहां से कह रहा है कि भारत के पास दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। यहां देखिए, फर्स्ट में आपका चाइना, अगर हम मेट्रो रेल नेटवर्क का बात करते हैं तो फर्स्ट में आपका चाइना, सेकेंड में यूएसए और थर्ड में इंडिया। तो आपको याद रखना है कि इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क विथ लेंथ ऑफ 1000 किलोमीटर। आपको ये डेटा याद रखना है कि इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो। फर्स्ट में कौन, अगर आपसे पूछे कि मेट्रो रेलवे में, फर्स्ट में आपका चाइना, सेकंड में आपका यूएसए और थर्ड में आपका इंडिया। लेंथ कितना, 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा न्यूज है प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। यहां आप समझिएगा, यानी फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन गुजरात। आपको न्यूज याद रखना है कि पहला ओलंपिक शोध सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। बस आपको इतना न्यूज याद रखना है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अभी आपको गुजरात में बताए होंगे, आपको याद होगा कि गुजरात के जामनगर में भारत का पहला कोस्टल बर्ड सेंसस यानी कि तटीय पक्षी जनगणना जो है गुजरात के जामनगर में। वैसे ही आपका यहाँ पर बता रहा है कि पहला ओलंपिक शोध सम्मेलन, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुआ है, आप बताइए कि फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात में। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो ओलंपिक डे आपको मनाया जाता है 23 जून को। आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन गुजरात, यानी पहला ओलंपिक शोध सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, यहां समझिएगा कि चीन में दुनिया का एक्सप्रेसवे टनल बनाया। समझिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चीन के शिनजियांग में, आपको जगह का भी नाम याद रखना है, चीन के साथ साथ कौन सा जगह, शिनजियांग। तो चीन के शिनजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबा जो है सुरंग बनाया गया है, यानी चाइना 22.13 किलोमीटर लॉन्ग शिनजियांग टनल। आपको याद रखना है शिनजियांग शहर का नाम कहां पर, शिनजियांग में। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल टू बी बिल्ट इन चाइना, यानी कि विश्व का सबसे लंबा, समझिएगा, विश्व का सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे टनल, ये आप देख सकते हैं, ये आपका विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल जो है कहां पर, चाइना में। और चाइना में भी कहां पर, तो आपको शहर का नाम याद रखना है शिनजियांग में। और कितना, तो 22.13 किलोमीटर, यानी कि चीन के शिनजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबा जो है एक्सप्रेसवे टनल बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा है। तो आपको देश का भी नाम याद रखना है, शहर का भी नाम याद रखना है
और लेंथ भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है याला ग्लेशियर। यहाँ आपसे क्वेश्चन बनेगा याला ग्लेशियर का संबंध किस देश से है, तो आप याद रखिएगा नेपाल। अब यहाँ क्या कह रहा है समझिएगा कि याला ग्लेशियर कुड बिकम एक्सटिंक्ट बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि याला ग्लेशियर 2040 तक जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो सकता है। तो यहाँ आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ आपको समझना है कि याला ग्लेशियर जो है जो कि नेपाल में है, समझिए, यानी अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट एनालिसिस, यानी कि हाल में विश्लेषण के अनुसार यह कहा गया है कि नेपाल का याला ग्लेशियर जो है 2040 तक गायब हो सकता है। यानी 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर में 680 मीटर पीछे हट गया है, यानी कि इसका क्षेत्र जो है पहले से 36% कम हुआ है। आपको यहाँ पर फैक्ट क्या क्या याद रखना है कि याला ग्लेशियर कहाँ पर है, नेपाल में। दूसरा आपको फैक्ट याद रखना है कि याला ग्लेशियर जो है कब तक विलुप्त होने का संभावना है, तो 2040 तक। तो यहाँ आप समझिएगा कि रिसेंट डेटा के अनुसार, यानी कि रिसेंट एनालिसिस के अनुसार यह बताया गया है कि 2040 तक जो याला ग्लेशियर है ये गायब हो सकता है, और ये पहला ग्लेशियर है। तो यहाँ आपको समझना है 1974 से लेकर 2021 के बीच याला ग्लेशियर जो है 680 मीटर पीछे हट गया है, और इसका क्षेत्रफल यानी इसका जो एरिया है पहले से 36% कम हुआ है। यानी पहले जितना भी था अभी उसमें 36% कमी हुआ है याला ग्लेशियर में। तो आपको बताएं कि याला ग्लेशियर कुड बिकम एक्सटिंक्ट बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ आपको क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, समझिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, तो आप बताइएगा इंडिया का रैंकिंग है 10। दूसरा आपको बताना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपको पहला पॉइंट बताना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको इश्यू कौन करता है, और दूसरा पॉइंट बताना है इसमें इंडिया का रैंक क्या है, और इसमें टॉप में कौन सा देश है। तो अगर हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, तो इसको इश्यू किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी एक संस्था है, उस संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इश्यू किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक है 151 और टॉप में है नॉर्वे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है, तो आपको बताना है करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 93। फिर आपसे पूछा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। जैसे आपको पता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 10। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इशू किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इसमें इंडिया का रैंक 151 और टॉप में है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक, इंडिया का रैंक 93। HDI में आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज क्या है। यहाँ समझिएगा श्रीलंका ने हिंदी में पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, यानी श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी भाषा में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला देश कौन सा है, तो आप बताइएगा श्रीलंका। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि श्रीलंका लॉन्च फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी, यानी श्रीलंका हैज लॉन्च द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी इन द कंट्री टू प्रमोट हिंदी एजुकेशन। तो आपको यहाँ यही बता रहे हैं कि श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो आपको इंडिया का मैप में जानकारी होगा कि जो साउथ में आपका यहाँ पर श्रीलंका है। तो आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि जो भारत और श्रीलंका जो है ये एक दूसरे से कौन सा जल संधि से अलग होता है, तो आपको याद रखना है पाक स्ट्रेट। किससे? पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि पाक जल संधि जो है किन दो देश के बीच है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। और श्रीलंका जो है ये हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो आपको पता है कि एक पॉइंट और जानिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, इस एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स। तो यहाँ देखिएगा SL का मतलब श्रीलंका, IN का मतलब इंडिया, X का मतलब एक्सरसाइज। यहाँ समझिए
तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो आपसे पूछता है कि स्लीनेक्स जो है कौन सा दो देश के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इंडिया और श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जन्म के अधिकार की नागरिकता समाप्त करने की घोषणा की है। आप यहां समझिए, जैसे आपको पता है कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया है। यहां समझिएगा, यानी कि अमेरिका का अगर हम प्रेसिडेंट का बात करते हैं तो अमेरिका में 47वें नंबर का जो राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका में 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी 2025 को 20 जनवरी 2025 को अपना शपथ ग्रहण किए हैं। तो यहां आप समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी 2025 को कैपिटल हिल में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। अब जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका शपथ कब हुआ? 20 जनवरी 2025। आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, तो आप नाम याद रखिएगा, एस जयशंकर। यहां आपको पॉइंट याद रखना है कि जो एस जयशंकर है, जो कि भारत के विदेश मंत्री है। कौन है ये? भारत के विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी एस जयशंकर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ में शामिल हुए थे। अब यहां पर आपको ये भी पॉइंट समझना है कि एस जयशंकर का एक बुक आपको नाम याद रखना है। इस बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि वाई भारत मैटर्स जो है, ये बुक किससे संबंधित है? तो आप बताइएगा एस जयशंकर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ में पार्टिसिपेट किए थे। अब यहाँ आपको समझना है कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया, तो इसने अलग अलग बहुत तरह के कानून लाए, जैसे कि WHO से अपना सदस्यता को वापस लिया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना सदस्यता को समाप्त किया। फिर यहाँ पे आपको समझना है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जन्म के अधिकार की नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा की। अगर आपसे हम यहाँ जानना चाहें कि नागरिकता के बारे में जिक्र कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान में, यानी हमारे भारत के संविधान में भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा कि संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और हमारा भारत में कैसा सिटीजनशिप चलता है? तो आपको याद रखना है, सिंगल सिटीजनशिप। कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि एकल नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 भाग 2। ठीक है, तो आपको यही बता रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ लिया, इसने घोषणा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जन्म के अधिकार की नागरिकता को समाप्त करेगा और WHO से सदस्यता को खत्म किया। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है, समझिएगा, एरप्शन ऑफ माउंट एबू वोल्केनो। यहां देखिए, ये आपका जो बोल रहा है कि माउंट एबू वोल्केनो में है, इसमें विस्फोट हुआ है। ये आपका करंट से ज्यादा स्टैटिक के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको ये जानना है कि माउंट एबू वोल्केनो कहाँ का है। समझिए, तो इंडोनेशिया का माउंट एबू वोल्केनो। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो माउंट एबू ज्वालामुखी है, माउंट एबू ज्वालामुखी, ये कहाँ का है? तो आपको बताना ये इंडोनेशिया का है। बस आपको इतना याद रखना है कि माउंट एबू ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। तो माउंट एबू ज्वालामुखी में यहाँ पर आपका विस्फोट हुआ है। ठीक है, आपको एक पॉइंट यहाँ से ये भी याद रखिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो कहने का मतलब है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय यानी कि यहाँ पर विस्फोट होने का संभावना। तो यहाँ कह रहा है कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको बताना है बैरन द्वीप, जो कि आपका कहां पर? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार। आपको यहां बता रहे हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। माउंट एबू वोल्केनो कहां पर है? तो इंडोनेशिया में। आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज हमारा क्या है। नेक्स्ट समझिएगा कि दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन CR 450। यहां आप समझिए, यानी कि चाइना ने, यानी चीन ने
हाई स्पीड ट्रेन CR450 को लॉन्च किया है। यानी चाइना हैज अनवील्ड द हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप, द फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन इन द वर्ल्ड, रिच एट ए टॉप स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिए न्यूज बहुत अच्छा है, कह रहा है कि सबसे तेज चलने वाला ट्रेन दुनिया का, यानी चाइना ने, यानी चीन जो है, ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन जो है हाई स्पीड ट्रेन, इसका नाम है CR450, ये लॉन्च किया है। तो आपको समझना है कि हाई स्पीड चलने वाला ट्रेन कौन सा है, CR450। इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड भी है 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप याद रखिएगा स्पीड भी, और आपको ये भी याद रखना है कि कौन देश इसको लॉन्च किया है। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है स्पेस डॉकिंग मिशन, स्पेडेक्स मिशन जिसको बोलते हैं, समझिए। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग मिशन, यानी कि स्पेडेक्स मिशन। आप जैसा नाम सुने हुए इसरो का, भारत का स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। जैसे इसरो का बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, इसका अभी इसरो का हेड कौन है, तो इसरो का हेड का नाम याद रखिएगा, वी नारायणन। इसरो का हेड का नाम क्या है, तो इसरो का हेड का नाम है वी नारायणन। तो आप समझिए कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को, ठीक है, अंतरिक्ष में स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। तो आपसे यहाँ पॉइंट जानना है कि इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च स्पेडेक्स मिशन, यानी कि स्पेस डॉकिंग मिशन ऑन 30 जनवरी 2024। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि किससे लॉन्च किया है, तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 60, यानी इसरो का जो आपका लॉन्च व्हीकल है PSLV, यानी PSLV 60 से, आप याद रखिएगा PSLV 60 से इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है 30 दिसंबर 2024 को। और इसरो के हेड है वी नारायणन। आप जैसा नाम सुने होंगे चंद्रयान 3, आपको आइडिया होगा कि चंद्रयान 3 जो है, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। समझिए, जैसे हम बात करते हैं इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, तो आपको जानना है कि चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा पर, यानी मून पर कब पहुंचा, तो 23 अगस्त को पहुंचा था। कब पहुंचा है, 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया गया। तो यहां आपको समझना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। क्यों, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो है इसको लॉन्च किससे किया गया था, तो LVM-3M4। आपको रॉकेट का नाम याद रखना है कि LVM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, जो कि 23 अगस्त को पहुंचा था। और कहां पर पहुंचा था, तो जिस पॉइंट पर पहुंचा उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा पॉइंट पर, शिव शक्ति पॉइंट। यही आपको बताएं इसरो के द्वारा ही स्पेडेक्स मिशन PSLV 60 से लॉन्च किया गया था। अब आते हैं अगला न्यूज पर। अगला न्यूज क्या है, अगला हमारा है कि भारत का पहला हिंदी गायक, यानी AI, समझिए AI का मतलब आप जान रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल मेड फ्रॉम AI, यानी इंडिया फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल मेड फ्रॉम AI हैज बिकम माया। यानी भारत का पहला, यहां समझिएगा, भारत का पहला हिंदी गायक और मॉडल जो कि AI से बनाया गया है, उसका नाम है माया। तो आपको नाम याद रखना है कि माया क्या है। आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, माया क्या है, तब क्या बताइएगा कि माया क्या है। तो माया जो है ये आपका भारत का पहला, यानी इंडिया का पहला AI आधारित सिंगर और मॉडल है। आपको याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल मेड फ्रॉम AI हैज बिकम माया। तो आपको माया का नाम याद रखना है कि माया जो है भारत का पहला हिंदी गायक और मॉडल है, जो कि AI से बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है स्नेक MK2। समझिए, आपसे क्वेश्चन में कैसे बनता है कि खासकर SSC के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि स्नेक MK2 क्या है। तो आप यहाँ स्नेक का मतलब सांप नहीं समझिएगा कि सांप का बात कर रहे हैं, ये सांप नहीं है। स्नेक क्या है समझिए कि भारत ने 14 जनवरी 2025 को, यानी भारत ने 14 जनवरी 2025 को अपने तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। समझिएगा, यहां ध्यान दीजिए,
जैसे आपसे पूछे कि स्नेक MK2, या आपसे ऐसे पूछे कि नाग MK2 क्या है, तब क्या बताइएगा कि स्नेक यानी नाग क्या है? तो ये आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है तब यहां बताना है। यहां देखिएगा कि 14 जनवरी 2025 को अपने तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी यानी इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। यहां तक समझ में आ रहा है? इस मिसाइल के 3 परीक्षण जैसलमेर के पोखरण से, आप याद रखिएगा पोखरण क्षेत्र में फायरिंग रेंज से किया गया। और ये जो आप किस पर काम करता है, तो ये काम करता है फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि दागो और भूल जाओ, समझिएगा, दागो और भूल जाओ। तो दागो और भूल जाओ का मतलब क्या, कि जैसे कि आप निशाना लगा दिए, कि दुश्मन पर निशाना लगा दिए और वहां से आप फायर एंड फॉरगेट यानी कि दाग दिए निशाना, फिर भूल जाइए कि वहां पर अपने आप जाके निशाना लग जाएगा वो। तो यहां तक क्लियर हुआ कि आपसे पूछे नाग क्या है यानी स्नेक MK2 क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि स्नेक MK2 यानी कि नाग जो है ये आपका इंडिजिनस यानी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका कि सफल परीक्षण जैसलमेर के पोखरण से किया गया था। और ये किस थ्योरी पे काम करता है, तो फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ पर काम करता है। अब आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज क्या है। अगला हमारा न्यूज है संतोष ट्रॉफी। अब यहाँ आपको सबसे पहले समझना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आप समझिएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। किससे है संतोष ट्रॉफी का संबंध? फुटबॉल से है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो संतोष ट्रॉफी में क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी का 78 नंबर का खिताब जीता है। आप यहां समझिए, आपको पॉइंट क्या समझना है। सबसे पहला पॉइंट कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। फाइनल में कौन जीता है, तो पश्चिम बंगाल किसको हराया है? केरल को हराया है। और कौन सा एडिशन था, तो 78 एडिशन था। अब यहीं पर समझिए कि फाइनल मैच कहां हुआ, यह क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच कहां खेला गया था। तो आपको बताना है कि GMC बाल योगी स्टेडियम में खेला गया हैदराबाद में। तो यहाँ आपको पॉइंट क्या क्या बताए हैं, जैसे आपको बता संतोष ट्रॉफी, तो आपको समझना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। 2024-25 का जो विनर है, तो आपको विनर का नाम पता है वेस्ट बंगाल, रनर का नाम आपको याद रखना है केरला, और फाइनल मैच कहां पर खेला गया है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है बाल योगी स्टेडियम। हैदराबाद का बाल योगी स्टेडियम में फाइनल मैच वेस्ट बंगाल और केरला के बीच खेला गया था। संतोष ट्रॉफी संबंध फुटबॉल से। अब आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज क्या है। अगला हमारा न्यूज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। समझिएगा, ये आपका बॉर्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और गावस्कर है कि सुनील गावस्कर इंडिया के हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो है, समझिए, एक टूर्नामेंट होता है, इसका नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत लिया। यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होना है। टेस्ट टूर्नामेंट है, टेस्ट मैच है। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3-1, यानी कि 3 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 1 इंडिया जीता है, ठीक है। तो आपको वही बता रहे हैं कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ये टूर्नामेंट में 3-1 से हराया है। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं अगला न्यूज पर। यहां समझिएगा, टेनिस खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, आप यहां देख सकते हैं, समझिएगा, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, होल्ड द रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस 430। यहां आपको बता रहे हैं कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। कौन से देश के हैं? सर्बिया के, यानी सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, जो कि 430 मैच, टोटल कितना, 430 ग्रैंड स्लैम जो है, यानी टेनिस का 430 ग्रैंड स्लैम खेल करके रिकॉर्ड बनाया है, सबसे हाईएस्ट खेलने का। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है के पास ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड है, कितना मैच का?
430 मैच का। अब आते हैं अगली न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड टीम के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर बनाया है। आपसे ये सब क्वेश्चन बनता है, खासकर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय महिला टीम ने किसके खिलाफ अपना सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था और कितना बनाया था। तो भारत की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ, आपको याद रखना, आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 435 यानी 435 रन 5 विकेट पर, तो 435 का स्कोर बनाया, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। तो आपको याद रखना है, सबसे हाईएस्ट 435 रन 5 विकेट पर आयरलैंड के खिलाफ इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ओडीआई में। अब आते हैं अगले न्यूज पर। एएफसी एशियन कप एडिशन, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट न्यूज है, समझिएगा। एएफसी एशियाई कप, तो एएफसी एशियाई कप 2027 यहां आपको बोला जा रहा है कि देखिए, जो एएफसी एशियन कप है ये हर 4 साल पे होता है। एएफसी एशियन कप जो है ये हर 4 साल पे होता है। लास्ट हुआ था 2023 में, और 2023 में कहां पर हुआ था? कतर में। तो आपको समझना है कि एएफसी एशियन कप यहाँ इसीलिए बता रहे हैं, देखिए आप बोलिएगा सर ये तो 2027 में आयोजन होना है, तो आप इसको अभी बता रहे हैं क्योंकि इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 2027 का जो एएफसी एशियन कप है ये कहां पर होगा। तो आपको बताया कि हर 4 साल में होता है, तो आपका इससे पहले 2023 में हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको बताएं कि एएफसी एशियन कप हेल्ड इन एवरी 4 ईयर्स, 2023 में कहां पर? कतर में। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि एएफसी जो है एशिया कप 2027 विल बी हेल्ड इन सऊदी अरब रियाद। तो आपको याद रखना है कि 2027, देखिए नाम इसका 2027 है, देखिए एएफसी एशियन कप, लेकिन ये हुआ है आपका कब से कब तक? तो आपका 7 जनवरी से 5 फरवरी 2025, ठीक है। तो आपका एएफसी एशियन कप जो है 2027 का ये कहां पर हुआ है? सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब। सऊदी अरब में कहां? तो रियाद। कब से कब तक? तो 7 जनवरी से 5 फरवरी। तो यहां आपको क्लियर हो रहा होगा कि 7 जनवरी से 5 फरवरी जो है ये आपका एएफसी एशियन कप टूर्नामेंट होना है, और कहां पर? सऊदी अरब में। इससे पहले कहां हुआ था? कतर में। अब आता है नेक्स्ट न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है खो खो वर्ल्ड कप, समझिएगा। ये आपका खो खो वर्ल्ड कप इंडिया, तो इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाइन आपका दिख रहा है कि इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025, यानी द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप हैज बीन हेल्ड इन 2025। कहां पर? तो आपका याद रखना इंडिया में, और इंडिया में कहा? तो न्यू दिल्ली। अब यहाँ आपको समझना है कि मेंस और वुमेन्स का विनर कौन बना है? इंडिया, और रनर कौन हुआ है? नेपाल। तो अगर हम खो खो वर्ल्ड कप का बात करते हैं तो विनर में है इंडिया, मेल हो या फीमेल हो, और रनर में है नेपाल। और हुआ कहां पर है होस्ट? तो दिल्ली में। और कौन सा एडिशन है? तो फर्स्ट एडिशन। तो यहां तक क्लियर हुआ है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट हमारा न्यूज है विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध है क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। तो कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए विदर्भ को 36 रन से हराया। तो आपको याद रखना है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध किस गेम से है? तो आप बताइएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दूसरा पॉइंट समझना है कि इसका विनर कौन हुआ है। तो यहां बताएं कि विजय हजारे ट्रॉफी का विनर है कर्नाटक, रनर कौन है? तो रनर में है विदर्भ। अब यहाँ काम लाइक पॉइंट है कि इसका फाइनल मैच कहां हुआ था। तो फाइनल मैच कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। इसका फाइनल मैच हुआ था कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में। किससे किसके बीच? तो कर्नाटक और विदर्भ के बीच। इसमें कर्नाटक ने 36 रन से विदर्भ को हरा दिया। आपको रन भी याद रखना है क्योंकि पेपर में अब जो पेपर का लेवल आ रहा है उसमें क्वेश्चन बन सकता है, वहां क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ आपको बताना है कि स्टेटमेंट में कुछ भी लिख सकता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, एक आपको क्वेश्चन का एग्जांपल बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
यानी इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। अब यहां आपसे दे देगा सेंटेंस में, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो है, विनर इज केरला। सेकंड आपको दे देगा, यहीं पर आपको लिख देते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 फाइनल मैच जो है ये आपका हुआ है अहमदाबाद। थर्ड आपको दे देगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 रनर जो है विदर्भ। और नेक्स्ट आपको दे देगा कि विजय हजारे ट्रॉफी विन बाय 40 रन्स। तो यहां से आप कोई भी सेंटेंस दे सकता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपको हम क्या क्या पॉइंट बताए हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड है, इसमें कर्नाटक ने हराया है किसको, विदर्भ को, कितना से 36 रन से। फाइनल मैच तो कौटाम्बी स्टेडियम वडोदरा। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगले न्यूज पर कि अगला न्यूज हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। समझिएगा, यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहां आपको मेडल भी याद रखना है कि लद्दाख ने टोटल 7 मेडल जीता है, जिसमें से 4 गोल्ड है। तमिलनाडु ने 5 मेडल के साथ सेकेंड स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसके पास 3 गोल्ड है। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसका विनर कौन है, टॉप में लद्दाख, कितना मेडल, 7 मेडल, जिसमें से 4 आपका गोल्ड है। सेकेंड में है तमिलनाडु, 5 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड है। तो आपको समझना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स टॉप मेडल में कौन है, टॉप रैंक में लद्दाख है। कितना मेडल के साथ, आपको मेडल भी याद रखना है, गोल्ड भी याद रखना है, और तमिलनाडु का भी याद रखना है मेडल और गोल्ड कितना है। तो 5 मेडल में 3 आपका गोल्ड है। सेकंड पे तमिलनाडु और फर्स्ट पे लद्दाख। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यहां समझिएगा 2024 का, यानी कि सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी द्वारा वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष क्रिकेटर को दी जाती है। समझिएगा, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है आईसीसी द्वारा वर्ष में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष क्रिकेटर को दी जाती है। और यह पहली बार 2004 में राहुल द्रविड़ को मिला था, और 2024 में जो यह मिला है जसप्रीत बुमराह को। आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये दिया जाता है सबसे वर्ष भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। ये पहली बार दिया गया था 2004 में राहुल द्रविड़ को, और इस साल जो 24-25 में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट हमारा न्यूज है वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग। समझिएगा, महिलाओं की हॉकी इंडिया लीग में उड़ीसा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू क्लब के खिलाफ 2-1 से जीतकर टूर्नामेंट के पहले संस्करण को जीत लिया है। यहां समझिए क्या बोल रहा है कि हॉकी इंडिया लीग वुमेन्स का, तो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25, तो इन द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 उड़ीसा वॉरियर्स, आपको विनर का नाम याद रखना है, उड़ीसा वॉरियर्स हैव क्लिंच द इनॉग्रल एडिशन। इनॉग्रल एडिशन का मतलब पहला एडिशन, तो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का पहला एडिशन में उड़ीसा वॉरियर्स ने किसको हराया है, तो जेएसडब्ल्यू सुरमा को हराया है हॉकी क्लब, कितना से 2-1 से। तो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 उड़ीसा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा को 2-1 से हराया है। आपको याद रखना है फर्स्ट एडिशन, विनर का नाम उड़ीसा वॉरियर्स, रनर का नाम जेएसडब्ल्यू, कितना से, तो 2-1 से। अब आते हैं अगले न्यूज पर। यहां समझिएगा आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, समझिए, यानी कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 हैज बीन सेलेक्टेड बाय इंडिया फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह। यहां समझिएगा, यहां आपको क्या बता रहे हैं कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर
बस आपको इतना फैक्ट याद रखना है, एग्जाम के लिए आपको फैक्ट रख लेना है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 हैज बीन सेलेक्टेड बाय इंडिया का फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को। और वहीं पे कहा गया है कि रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुषों के T20 टीम ऑफ द ईयर कैप्टन बनाया गया है। तो आपको इससे पहले क्या बताए थे कि सर गॉरफील्ड ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इसके बाद आपको बताएं कि आईसीसी T20 मेंस T20 ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह और आईसीसी T20 कैप्टन ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। आपको अभी तक जितना भी अवार्ड बता रहे हैं, जितना भी पॉइंट बता रहे हैं, सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आईसीसी अवार्ड। समझिएगा, आईसीसी पुरस्कार में बात करते हैं तो आईसीसी पुरस्कार 2024 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, T20 अर्शदीप सिंह। आपको दोनों पहले याद रखना है। सबसे पहला क्या बताएं कि आईसीसी अवार्ड 2024, तो आईसीसी अवार्ड 2024 में आपको बताएं है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सबसे पहला कि मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। तो आप इसको याद रखिएगा कि आईसीसी अवार्ड 24 जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि आईसीसी अवार्ड 2024 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, मेंस T20 में अर्शदीप सिंह और मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपको ये भी याद रखना है कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो अजमतुल्लाह उमरजई। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई। और मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कमिंडू मेंडिस श्रीलंका। तो आपको यहाँ पर 4 अवार्ड बताए हैं, चारों याद रखना। सबसे पहला क्या बताए हैं कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, T20 में अर्शदीप सिंह, ओडीआई में अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान का और इमर्जिंग क्रिकेटर में कमिंडू मेंडिस श्रीलंका के। तो आपका आईसीसी अवार्ड 2024 है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब। यहां समझिए, अगर हम टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो आपका 4 ओपन होता है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि आपका जनवरी मंथ में होता है। दूसरा आपका है फ्रेंच ओपन, जो कि मई जून मंथ में होता है। थर्ड आपका है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन ये आपका टेनिस टूर्नामेंट बता रहे हैं कि टेनिस टूर्नामेंट में 4 ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये आपका जून जुलाई में। और नेक्स्ट आपका है यूएस ओपन, ये आपका है अगस्त में। तो आपको बताएं 4 ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में, यानी आपको फर्स्ट और लास्ट हार्ड कोर्ट। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट में। तो आपको याद रखना है। और शुरुआत कब हुआ, तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका विंबलडन ओपन है 1877। तो आपसे पूछे कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तब बताइएगा। ओल्डेस्ट में आपका विंबलडन ओपन 1877। कहाँ पर? ग्रास कोर्ट में। आपको इस सीक्वेंस से बताएं, यहाँ आपका न्यूज क्या बोल रहा है कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट कौन जीता है, तो इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विनर हुए हैं। फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पेपर के लिए महत्वपूर्ण न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता कौन है? इटली के यानिक सिनर ने। और किसको हराया है? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, यहां समझिएगा पद्म अवार्ड। यहां आपको ध्यान देना है, जैसे पद्म अवार्ड का बात करते हैं, समझिएगा हर साल रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्र दिवस पर, यानी 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? सिविलियन अवार्ड, यानी कि नागरिक सम्मान। तो आपको नागरिक सम्मान में समझना है कि सबसे टॉप में कौन सा है आपका। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप नाम याद रखिएगा, भारत रत्न। उसके बाद आपका है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, फिर आपका है पद्म भूषण, और लास्ट में है पद्मश्री।
तो आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर साल रिपब्लिक डे पर सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। इसका शुरुआत होता है 1954 में। सबसे टॉप में है भारत रत्न। तो 2025 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, लेकिन 2024 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। और जब बात करते हैं पद्म विभूषण का, तो यहाँ आपको समझना है कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अनाउंस द नेम्स ऑफ द 2025 पद्म अवार्ड। तो टोटल 139 व्यक्ति को पद्म अवार्ड मिलना है। 139 में से जो 113 को मिलना है पद्मश्री अवार्ड, उसके बाद 19 को मिलना है पद्म भूषण और 7 को मिलना है पद्म विभूषण। तब पूरा याद रखिएगा, 7, 19, 113 पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो 7, 19, 113 टोटल 139 आदमी को। इसको हम देखेंगे कि किसको किसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। आपको नाम जानना है, नाम के साथ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस फील्ड में है ये भी जानना है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर कि अगला हमारा न्यूज क्या है। तो नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। समझिएगा, तो जैसे बात करते हैं सत्यजीत रे का, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। तो आपको यहाँ नाम याद रखना है कि कोलकाता की निर्देशक अपर्णा सेन। आप नाम याद रखिएगा कि कोलकाता के जो डायरेक्टर हैं अपर्णा सेन, इनको पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको नाम याद रखना है अपर्णा सेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो अपना नाम क्या याद रखिएगा, अपर्णा सेन, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारा है प्रवासी भारतीय पुरस्कार। आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है, समझिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को हर साल एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। समझिए, तो आपको बता रहे हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये आपका 2025 में जो हुआ है भुवनेश्वर में, और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया है, आपको नाम याद रखना है कि जो आपका 2025 का जो एनआरआई डे मनाया गया कहां पर होस्ट हुआ है, भुवनेश्वर में। और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में आया है त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति जिनका नाम है क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। तो आप नाम याद रखिएगा कि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू जो है, ये 2025 के एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यहां तक क्लियर है। अब यहां से क्या बोल रहा है कि 2025 के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार 27 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय अवार्ड जो है कितना व्यक्ति को, 27 व्यक्ति को। और इस साल कहां पर, तो आपको याद रखना है इस साल जो है भुवनेश्वर में, और चीफ गेस्ट तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू जो है ये आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है, समझिएगा, अर्जुन अवार्ड। तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो आपको समझना है कि अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है। तो अर्जुन अवार्ड का संबंध स्पोर्ट्स से है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का तो अलग चीज है, और ये अर्जुन अवार्ड अलग चीज है। तो यहाँ आपको समझना है कि जो अर्जुन अवार्ड है, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। और दूसरा कि अर्जुन अवार्ड का जो अमाउंट है ये कितना है। तो आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो अर्जुन अवार्ड है इसका शुरुआत कब हुआ और इसका अमाउंट कितना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है। अब आपको यहाँ बता रहे हैं कि 2 एथलेटिक्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड मिला है। एक का नाम है सुच्चा सिंह और दूसरा का नाम है मुरलीकांत पाटेकर। आपको दोनों का नाम याद रखना है, सुच्चा सिंह और दूसरा का नाम है मुरलीकांत पाटेकर। मुरलीकांत पाटेकर। देखिए, ऐसे तो आपका जो अर्जुन अवार्ड है
ये आपका टोटल 32+2 यानी कि 34 व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो लाइफ टाइम कैटेगरी में, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में 2 आदमी को दिया गया है, एक सुच्चा सिंह और दूसरा मुरलीकांत पाटेकर। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्जुन अवार्ड 2024 जो है किसको किसको मिला है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा किसको किसको मिलेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में किसको मिला। तो आपको 2 नाम याद रखना, सुच्चा सिंह को और मुरलीकांत पाटेकर को। यहाँ आपको नाम दिख रहा है, आप नाम देख सकते हैं। आप देख करके ये बता सकते हैं कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है मुरलीकांत पाटेकर तो पैरा स्विमिंग, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, श्री अमन रेसलिंग, साजन प्रकाश स्विमिंग, अभय सिंह स्क्वैश। ठीक है, ये आपके सामने नाम है। आप इसको देख लीजिएगा कि किसको किसको अर्जुन अवार्ड मिला है। लेकिन आपका 2 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और दूसरा मुरलीकांत पाटेकर पैरा स्विमिंग। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा अर्जुन अवार्ड 2024। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। यहां समझिएगा, अगर हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का बात करें तो यूनियन युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का समारोह जो है 17 जनवरी 2024 में राष्ट्रपति भवन में हुआ। समझिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कब हुआ है? 17 जनवरी। कहां पर? तो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। यहीं पर आपको एक समझना है, एक अवार्ड इसी में है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसी अवार्ड का जो पुराना नाम था, ओल्डेस्ट नाम, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो आपको समझना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का शुरुआत जो है 1991-92 में हुआ था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको यह भी नाम याद रखना है, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस गेम से है? तो इनका संबंध है शतरंज से, इनका संबंध है शतरंज से। और शतरंज डे मनाया जाता है 20 जुलाई को, शतरंज दिवस 20 जुलाई को। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विश्वनाथ आनंद जो है, और यही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का अभी नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आपको यहां समझना है कि इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको किसको मिला है, तो आपको यहां समझना है। समझिए, तो ये तो आपको बता दिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, आपको समझना है, इन्हीं को बोलते हैं हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो किसको किसको मिला है? तो मनु भाकर, मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। दूसरा आपको याद रखना है डी गुकेश शतरंज से, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। तो आपको चारों नाम याद रखना है कि जो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये कितना को मिला है? 4 को मिला है। मनु भाकर किससे संबंधित है? शूटिंग से। डी गुकेश शतरंज, उसके बाद आपको बताए हैं प्रवीण कुमार पैरा हाई जंप, और नेक्स्ट हमारा है हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। तो आप यहाँ समझिएगा, यह सबसे पहले बताएं पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार जो है एक पैरा एथलीट है जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष के हाई जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यानी आपको पॉइंट समझना है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में जो प्रवीण कुमार है इन्होंने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो आपको याद रखना है गोल्ड मेडल जीता है। तो प्रवीण कुमार हाई जंप। नेक्स्ट हमारे सामने नाम है हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, देख सकते हैं हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारे सामने है मनु भाकर, शूटिंग से रिलेटेड है। इनमें समझिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट और 10 मीटर मिश्रित युगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। समझ में आ रहा है कि मनु भाकर हैज वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एंड 10 मीटर मिक्स डबल एट द पेरिस ओलंपिक 2024।
यानी कि 2 मेडल जीतने वाली महिला मनु भाकर, संबंध है शूटिंग से। नेक्स्ट नाम है डी गुकेश। आपको नाम याद रखना है, डी गुकेश जो है यह विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय। तो पहले कौन थे विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय? डी गुकेश। तो पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद। अब यहाँ आपको समझना है इन्होंने किसको हराया है। तो जो डी गुकेश है ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इन्होंने विश्व शतरंज टूर्नामेंट में ये चाइना के डिंग लीरेन को हराया है। आपको नाम याद रखना है कि चाइना के क्या नाम है, डिंग लीरेन को हरा करके विश्व शतरंज टूर्नामेंट जीता है और जीतने वाले युवा हैं और दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट हमारे सामने है, यहां समझिएगा, इंडिया फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। यहां समझिए, ये आपका फिशिंग कैट कॉलरिंग यानी कि कह रहा है कि द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। तो यहाँ आपको समझना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून लॉन्च इंडिया फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। कहां पर? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। तो यहां से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? देहरादून में है। दूसरा पॉइंट कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट, ये आपका एक प्रजाति है। समझिएगा, जो कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहने का मतलब है, जो फिशिंग कैट है ये आपका फिशिंग कैट जो है एक प्रजाति है। जो फिशिंग कैट है यह एक प्रजाति है जो कि विलुप्त हो रहा है। इसी को संरक्षित करने के लिए, जो फिशिंग कैट को संरक्षित करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। कहां पर लॉन्च किया है? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको नाम याद रखना है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। यहीं पर लॉन्च हुआ है फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा समझिएगा कि जो आपका फिशिंग कैट है उसके कॉलर में यानी कि उसके गर्दन में एक जीपीएस सेट किया जाएगा और उसमें वैसा मशीन सेट किया जाएगा कि ये कैट जो है कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या यूज कर रहा है, जिससे कि इसका संरक्षित किया जाए। इसीलिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने लॉन्च किया है फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। कहां पर? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ। नाम याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। अगला हमारा न्यूज है शहीद माधव सिंह हाथ एक्सप्रेस स्कीम। समझिएगा, या समझिएगा, शहीद माधव सिंह। तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैज लॉन्च शहीद माधव सिंह हाथ एक्सपेंस योजना। समझिए, यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शहीद माधव सिंह के नाम से एक योजना शुरू किया है। अब इसमें क्या है समझिए कि अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 each ट्राइबल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9 to 11। यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शहीद माधव सिंह हाथ एक्सपेंस योजना का शुरुआत किया। इस योजना के तहत जो भी आदिवासी विद्यार्थी हैं, ट्राइबल स्टूडेंट हैं, उनको 5,000 रुपया का फाइनेंशियल सहायता किया जाएगा 9 to 11 क्लास के विद्यार्थियों का। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, तो आपको याद रखना है यहाँ तक कि माधव सिंह हाथ एक्सपेंस स्कीम कहां पर आपका है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कितना का है? 5,000 का, 9 to 11 और ट्राइबल स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा न्यूज है वन नेशन वन मेंबरशिप, यानी एक राष्ट्र एक सदस्यता। तो आपको डेट याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च वन नेशन वन मेंबरशिप स्कीम ऑन 1 जनवरी 2025। आपसे क्वेश्चन पूछा है केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का शुरुआत कब किया? तो आपको डेट याद रखना है 1 जनवरी 2025 को, वन नेशन वन मेंबरशिप। नेक्स्ट न्यूज है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमि रहित कृषि श्रमिक कल्याण योजना, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ को क्या बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बैगा और गुनिया को वार्षिक 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। तो आपको योजना का नाम याद रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमि रहित कृषि श्रमिक कल्याण योजना।
तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वेलफेयर स्कीम, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय भूमि रहित कृषि श्रमिक कल्याण योजना का शुरुआत कहां पर हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इसमें क्या किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 10,000 रुपए, आपको अमाउंट याद रखना है, 10,000 रुपए का वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूज है पार्थ योजना। समझिएगा, इस आपको बता रहे हैं पार्थ, तो आपको याद रखना है PARTH, पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर। यानी कि पार्थ का मतलब है कि पुलिस, पी से पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, हुनर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पार्थ योजना में टी का मतलब क्या है, या पार्थ योजना में पी का मतलब क्या है? तो आपको पूरा नाम भी याद रखना है कि पार्थ योजना यानी मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और अर्धसैनिक भर्ती के लिए तैयार करने के लिए पार्थ योजना शुरू किया है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना का शुरुआत क्यों किया है? तो पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल में भर्ती होने के लिए इस योजना का शुरुआत किया है, पार्थ योजना। तो आपको याद रखना है स्टेट भी और इसका पूरा नाम भी कि पार्थ योजना क्या है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी, आपको याद होगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे। यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। तो आपको याद रखना है कि युवा शक्ति मिशन यानी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला हरा हाइड्रोजन केंद्र यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट पुडिमडक्का में ग्रीन हाइड्रोजन हब मिशन के तहत देश में पहला हाइड्रोजन हब परियोजना का शुरुआत किया है। यहाँ पे विशाखापट्टनम से याद रखिएगा कि 21 जून 2025 जो राष्ट्रीय योग दिवस, आपको बता रहे हैं कि 20 जून 2025 को जो योग दिवस मनाया जाता है, तो योग दिवस का जो नेशनल होस्ट यानी कि राष्ट्रीय होस्ट कौन सा, आपको नाम याद रखना है विशाखापट्टनम। आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, नेशनल होस्ट विशाखापट्टनम। तो आपको वही बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुरुआत कहां पर? विशाखापट्टनम में। तो आपको याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम। तो आपको याद रखना है ये सब पॉइंट, सारा पॉइंट, ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि उड़ीसा रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग फिजिकल फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। समझिएगा, आप नीति आयोग का नाम सुने होंगे कि 1 जनवरी 2025 को, सॉरी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संस्था का स्थापना किया था जिसका नाम था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और जिसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट इशू होता है, उसका नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को इशू कौन करता है? तो आप क्या बताइएगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को इशू किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें टॉप कौन है? तो इसमें टॉप है आपका उड़ीसा। तो यहाँ आपको समझना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इशू बाय नीति आयोग, इसमें टॉप कौन है? तो टॉप में आपका उड़ीसा है।
नेक्स्ट हमारा है कि टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, आप यहां समझिए, कोलकाता will overtake Bangalore as the most congested city in the India according to the TomTom traffic index। यानी कि टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार, एक संस्था है टॉमटॉम, तो टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे अधिक जाम वाला शहर बन गया है। किसको पीछे करके? बेंगलोर को। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा आप कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स, यहां समझिए, तो इंडिया हैज बीन रैंक सेकेंड with a score of 99.1 among the most prepared job markets। यानी कि भारत ने, यहां समझिएगा इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत ने सबसे तैयार नौकरी बाजार में 100 में से 91 99.1 यानी 100 में 99.1 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स में टॉप में कौन है? तो टॉप में आपका है अमेरिका। तो आपको बता कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स, आपको याद रखना है कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स, आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया जो है सेकंड आया है, स्कोर कितना 99.1 में, 99.1 स्कोर के साथ, और टॉप में कौन है? अमेरिका। तो भारत ने सबसे तैयार नौकरी बाजार में 99.1 स्कोर के साथ सेकेंड पोजीशन, अमेरिका के बाद अमेरिका फर्स्ट में है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, समझिए, एक संस्था है एडीआर, डेमोक्रेटिक रिपोर्ट, यहां आपको बता रहे हैं कि एडीआर रिपोर्ट यानी कि डेमोक्रेटिक रिपोर्ट यानी कि संस्था है, वो रिपोर्ट इश्यू करता है। तो इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, समझिएगा, चंद्रबाबू नायडू जो है 931 करोड़ संपत्ति के साथ, यहां ध्यान दीजिएगा, संपत्ति कितना है? 931 करोड़। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो है 931 करोड़ संपत्ति के साथ सबसे अमीर सीएम है। तो आपसे यहां क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री यानी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री तो एन चंद्रबाबू नायडू, कितना संपत्ति? 931 करोड़। तो फिर भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री, तो ये भी नाम देख लीजिएगा, तो भारत का सबसे गरीब मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब मुख्यमंत्री में कौन है? तो ममता बनर्जी, और कितना संपत्ति? तो मात्र 15 लाख का संपत्ति। अब यहां देख सकते हैं कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री में एन चंद्रबाबू नायडू और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यह रिपोर्ट एडीआर के द्वारा आया है और एडीआर यह बताया है कि भारत में जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और उनके पास केवल 15 लाख का ही संपत्ति मौजूद है। तो भारत का सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, समझिए, हनोई, जो कि वियतनाम का है। तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज हनोई। कहाँ का है? वियतनाम। तो हनोई, द कैपिटल ऑफ वियतनाम, हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वियतनाम का हनोई जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अब आते हैं अगले न्यूज पर। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो कहां पर? तो तेलंगाना के निजामाबाद, तेलंगाना के निजामाबाद में। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड तेलंगाना के निजामाबाद। यानी भारत सरकार ने देश में नए हल्दी के उत्पाद को विकास और अनुसंधान के लिए 14 जनवरी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की, और पल्ले गंगा रेड्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, इनको राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया। और बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। तो इसके हेड कौन है? पी गंगा रेड्डी, यानी कि पल्ले गंगा रेड्डी। तो आपको समझना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना, पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी, अपना नाम याद रखिएगा, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, और कब शुरू किया गया? 14 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला। तो यहां समझिए बोई मेला, बोई मेला क्या है? तो बोई मेला आपका जो है इंडिया ओल्डेस्ट बुक फेयर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला का नाम बताइए।
तो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला। तो द 48 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल बी हेल्ड इन सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता फ्रॉम 28 जनवरी टू 9 फरवरी 2025। दिस फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड बोई मेला। यानी कि 48वां, आपको एडिशन याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, इसका 48 एडिशन अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस मेला को ही बोई मेला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी में, कब से कब तक? तो 28 जनवरी से 9 फरवरी तक। और कौन सा एडिशन? तो 48 एडिशन। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पोहवा सरस्वती तीर्थ में 7 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है सरस्वती महोत्सव। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरस्वती महोत्सव का शुरुआत कहां पर, यानी कि इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 हरियाणा, इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। 7 दिन का है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। आपको बताया है कि 9 जनवरी को एनआरआई डे, यानी 9 जनवरी को एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वां नंबर एडिशन याद रखिएगा, 18 एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में ट्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टन कार्ला कंगालू जो है ये चीफ गेस्ट बनकर के आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ग्रामीण भारत महोत्सव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण भारत महोत्सव जो है 2025 कहां पर? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी। और थीम क्या है? विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत बनाना। तो आपको याद रखना है कि बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर डेवलप्ड इंडिया 2024, यानी थीम है कि विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत बनाना। तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। और थीम क्या रखा है? तो थीम है विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीला ग्रामीण भारत बनाना। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है कहां पर? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31वां एडिशन, आपको एडिशन याद रखना है, एडिशन 31। तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। नेक्स्ट हमारा है मिशन मौसम का शुरुआत। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की। मिशन मौसम का लक्ष्य है कि भारत को मौसम संवेदनशील और जलवायु समझदार राष्ट्र बनाना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मिशन मौसम का शुरुआत कौन किया है? पीएम मोदी। क्योंकि देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बता दें कि मिशन मौसम का शुरुआत कौन किया, तो आप यहां पर आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है कि जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया, लेकिन आपको याद रखना है कि मिशन मौसम का शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन रेफ्रिजरेंट विंड, जिसको कि हम बोलेंगे सर्द हवा, समझिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा। तो जो ऑपरेशन सर्द हवा है इसको शुरू किया गया बीएसएफ के द्वारा, और कहां पर? राजस्थान में, यानी कि पाकिस्तान से जो बाउंड्री लगा है, समझिएगा कि द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत राजस्थान में कौन किया है? बीएसएफ ने किया है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो सर्द हवा बीएसएफ राजस्थान। नेक्स्ट हमारा है एशियाई खेल के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आपको याद रखना है कि भारतीय एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष कौन है? तो एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, आपको इतना नहीं जानना, बस इतना जानना है कि बहादुर सिंह सागो विल बी द इलेक्टेड एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बहादुर सिंह सागू को। तो यहां आपको बताएं कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। दूसरा आपके सामने है कि भारत सरकार ने इसरो का हेड किसको बनाया है?
वी नारायणन। तो आपको याद रखना है, 2 यहाँ पर बताया अपॉइंटमेंट। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागो, इसरो के 11वें प्रेसिडेंट वी नारायणन। नेक्स्ट हमारा है, यहां समझिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसका सचिव बनाया गया है, आपको नाम याद रखना है, अरुणीश चावला। कि हाल ही में नियुक्त राजस्व सचिव अरुणीश चावला को संघ के वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आपको वही बताया है कि रिसेंटली अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी अरुणीश चावला हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का हेड बनाया गया है, सचिव बनाया गया है अरुणीश चावला। फिर उसके सामने है नालको, आपको पता होगा कंपनी है नालको, आप सुने होंगे नालको, हिंडाल्को, ये सब का नाम। तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने नालको कंपनी जो है इसका सीएमडी का पदभार संभाला है। तो नालको का हेड बनाया गया है NALCO, एल्युमिनियम कंपनी है नालको, हेड बनाया गया है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है हमारे सामने कि असम के क्रिकेटर देवजीत सैकिया, तो देवजीत सैकिया ने BCCI के सचिव के रूप में जय शाह के स्थान पर पद ग्रहण किया है। यानी BCCI का सचिव कौन बना है जय शाह के रिप्लेस करके? तो देवजीत सैकिया। नेक्स्ट हमारा है, समझिएगा, कि BCCI ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। तो BCCI का लोकपाल का नाम याद रखिएगा, अरुण मिश्रा। BCCI का सचिव का नाम याद रखिएगा, देवजीत सैकिया। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने प्यूमा इंडिया के साथ समझौता किया, यानी कि प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? PV सिंधु। नेक्स्ट हमारे सामने है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का DG बनाया गया है। तो CRPF का DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति आयुष्मान खुराना जो है हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स। तो आपसे पूछेगा प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, तो बताइएगा कि प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को, और फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। अब नेक्स्ट हमारा है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान रखने की मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने जो है, यानी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने का समर्थन किया है। तो आपको यहां पर बताएं कि हिमाचल प्रदेश वाला, फिर आपको पता है श्रीलंका का जाफना का। तो ये दोनों आपको न्यूज बताएं कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है अपना हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका वाला बताएं जाफना में। तो ये आपको न्यूज बताएं। अब यहां तक आपका जितना भी महत्वपूर्ण न्यूज था जनवरी मंथ से रिलेटेड, वो आपका सारा न्यूज कंप्लीट हुआ, जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनवरी मंथ का ही 150 MCQ यानी कि 150 MCQ लाएंगे, जिससे कि आपका न्यूज के साथ साथ MCQ करने के बाद आपका जनवरी मंथ लगभग समाप्त हो जाएगा, जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड सभी महत्वपूर्ण न्यूज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जनवरी मंथ के 150 MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।